हेलो एवरीवन। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट क्रैश कोर्स को मैं शुरुआत करने जा रहा हूं और ये स्पेशल जो है आईआईटी जेई मेंस और नीट के लिए रहेगा। और आईआईटी एडवांस के लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। आईआईटी एडवांस के लिए एक स्पेशल क्रैश कोर्स चलाया जाएगा, उसमें फुल्ली इरोडोप का क्वेश्चन करवाया जाएगा और हाई लेवल का क्वेश्चन करवाया जाएगा, तो उसका आप टेंशन नहीं लेना है। और आज मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं और नीट और जेई मेंस के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और यदि आप जितना हम बोलते हैं उतना आप कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं 100% आप लोग रिजल्ट दे सकते हैं। कोशिश रहेगा कि आप लोग 100% रिजल्ट दे दीजिए, बस जैसे मैं बोलूँगा वैसे आप करते चलिए। और रह गई बात आपको मैथ और ये केमिस्ट्री का, जो चैप्टर आपको कमजोर लगे तो आप हमको बोलिएगा, उसको बहुत अच्छा से आपको मैं डील कर दूंगा। ऐसे आप जहां भी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और मैथ अच्छे से पढ़िए। यदि वहां पर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बोलिएगा, उसको हम बहुत अच्छे से कर देंगे जितना आप उम्मीद भी नहीं किए हैं। तो चलिए, हम आपको फिजिक्स अच्छा करने जा रहा हूं और फिजिक्स का ईच पार्ट को आपको अच्छा बनाऊंगा और आप बस साथ में हमारे साथ मेहनत कीजिए और अगले साल आप रिजल्ट दे करके अपना सीना को ऊंचा कीजिए और गार्जियन के सामने जो है एकदम जा करके एकदम बोलिए। जब निकल जाए तो गार्जियन आपका बहुत रेस्पेक्ट करेंगे, आपका मान सम्मान काफी बढ़ जाएगा। तो जितना मैं बोलूंगा उतना आप साथ साथ करते चलिएगा। एकदम पानी में आग लगा देना है, जैसे हो एकदम लगा देना है। यानी हर हाल में जो है नीट और आईआईटी को अगले साल क्रैक करके छोड़ना है और वो भी अच्छा रैंक लाना है। कोशिश करना है 100 के अंदर रैंक ले आना है। एकदम जितना बोलेंगे आप तीनों पेपर को आप सही रखिएगा। निश्चित रूप से मेरे बात को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको 100 के अंदर रैंक आएगा, ये आपको मैं दावा करता हूँ। बस मन से केवल आप लोग लगिए और हमारे साथ आप लोग चलिए। और कैसे नहीं होता है नीट और आईआईटी, एकदम चुटकी में होगा, जरूर होगा। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं वेक्टर। जितना बोलेंगे बस उतना ही माइंड में रखना है, फालतू बात नहीं याद रखना है। क्लियर है ना? तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। इधर वेक्टर में सबसे मेन बात ये पहले देख लीजिए कि वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए। फर्स्ट क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। सेकंड में क्या होना चाहिए? स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए। स्पेसिफाइड डायरेक्शन। और थर्ड में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए, वन बाय वन जितना बोलेंगे बस उतना ही माइंड में रखना। मैग्नीट्यूड जब भी कहे इसी को मॉडुलस बोला जाता है, इसी को वैल्यू बोला जाता है। ऑल आर सेम। और इसका मतलब जो होता है डायरेक्ट लेंथ याद रखना है, एकदम ज्योमेट्रिकल लेंथ याद रखना है। आलतू फालतू याद ही नहीं रखना है। जब भी पूरे फिजिक्स में कहीं भी आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए कहता है तो डायरेक्टली उसका ज्योमेट्रिकल लेंथ निकाल देना, बाकी कुछ नहीं करना है। स्पेसिफाइड डायरेक्शन कहने का मतलब, जब भी डायरेक्शन आपको कहीं भी क्वेश्चन में पूरे फिजिक्स में आपको पूछेगा, देखिए वेक्टर का पूरा फिजिक्स में हो जाएगा, इसलिए आप इसको हर हाल में आप ग्रिप कर लीजिएगा, ग्रिप में कर लीजिएगा। डायरेक्शन जब भी पूछे कहीं भी फिजिक्स में तो डायरेक्टली रेफरेंस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको आप निकाल दीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए, अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। जब भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर को जोड़ने का रूल क्या होता है, तो सबसे पहले कोई एक वेक्टर को ड्रॉ कर लीजिएगा। ये वेक्टर का टेल होता है और इसी को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इसी को स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। टेल बोलिए, इनिशियल पॉइंट बोलिए, स्टार्टिंग पॉइंट बोलिए। ये क्या होता है? हेड, फाइनल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट होता है। हम लोग शॉर्ट में टेल और हेड लेकर के चलेंगे। क्या लेकर के चलेंगे? टेल और हेड। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? जैसे देखिए, जब भी वेक्टर को जोड़ना हो तो एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर को रखिएगा, दूसरे के हेड पर तीसरे को, तीसरे के हेड पर चौथे को, चौथे के हेड पर पांचवें का, जितना माने उतना ड्रॉ कर दीजिए। तो लास्ट में रिजल्टेंट जो लेते हैं हम लोग, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक लेते हैं। रिजल्टेंट कहां से लेते हैं? फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक लेते हैं। तो रिजल्टेंट हो जाएगा आपका फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। ये आपका रहा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का डायरेक्शन टेल से क्या होगा? हेड। मान लेते हैं कि ये A1 वेक्टर है, ये A2 वेक्टर है, ये A3 वेक्टर है, ये A4 वेक्टर है,
ये A5 वेक्टर है। तो रिजल्टेंट का मतलब बस एक लाइन में याद रखिएगा, सम याद रखना है, एकदम वेक्टर सेंड कर देना है। तो रिजल्टेंट का मतलब बस आलतू फालतू नहीं याद रखना है, एक लाइन में सम याद रखना है, सब को आंख बंद करके जोड़ देना है। R इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन A5, जितना वेक्टर रहेगा सारे को आप क्या कर दीजिएगा, आंख बंद करके वेक्टर सम कर देना है। तो इसी को लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो बस इतना ही बात याद रखना है। जब भी मैग्नीट्यूड बोला जाए मतलब क्या याद रखना है, लेंथ। जब भी पूरे फिजिक्स में कहीं डायरेक्शन फाइंड करना है तो तुरंत आप माइंड में लाइए कि आपको एंगल फाइंड करना है। रेफरेंस लाइन के साथ कोई वेक्टर जितना एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। रिजल्टेंट कहां से लेते हैं, फर्स्ट के टेल से लास्ट के तक। वेक्टर को जोड़ने का रूल होता है, एक के हेड पर दूसरा का टेल, दूसरे के हेड पर तीसरा का टेल। इसी तरह आप हेड टेल करते जाइए तो रिजल्टेंट कहां से होता है, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक होता है। क्लियर है? तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो इसमें फास्टली हम लोग करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्रैश कोर्स में उन्हीं को समझ में आएगा जो एक बार पूरा पढ़ चुके हैं। तो कोशिश कीजिए आप लोग कि जितना मैं बोलूंगा उतना आप करते जाइए। और इस क्रैश कोर्स में हम लोग नीट का क्वेश्चन बैंक और जेई का मेंस का क्वेश्चन बैंक साथ साथ करते चलेंगे। और अपना जो हम क्वेश्चन देंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मेरा क्वेश्चन हर हाल में आपको रेडी करके एग्जाम में जाना है। एग्जाम में जाइएगा तो आपको लगेगा सब सिमिलर क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप बहुत अच्छा रैंक लाइएगा। और जब भी मैथ और केमिस्ट्री का कोई पार्ट आपको दिक्कत करे, आप कमेंट में बोल दीजिएगा। आपको उस चैप्टर को मैं डिटेल से पढ़ा करके आपको मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है? और बहुत अच्छा से बता दूंगा। क्लियर है ना? इंजीनियर लोग जो है तीनों पेपर को अच्छे से कर करके ही आईआईटी और नीट जो भी होता है, जो भी इंजीनियर लोग होता है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ पर फुल्ली उसका कमांड होता है। अब जो भी आप बोलिएगा, जूलॉजी पढ़ने तो हम नहीं कर सकते, वो आप कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में कहीं आपको प्रॉब्लम हो मेडिकल वालों को तो बोलिएगा, कोई चैप्टर करने के लिए वो आपको हम कर देंगे। ऐसे मेरा मेन मकसद रहेगा फिजिक्स को सही करना। आप फिजिक्स में हर हाल में मेरे साथ चलिए, एकदम जी जान लगा दीजिए, एकदम आग, ये पानी में आग लगा करके रख देना है। कहने का मतलब नीट और आईआईटी हर हाल में निकाल करके रखना है। क्लियर है ना? यानी नेक्स्ट ईयर हर हाल में निकाल देना है। और अपने आप में ऐसा एबिलिटी लाइए कि जरूर निकलेगा। आपको टाइम टू टाइम पढ़ने का ट्रिक्स भी बताते जाएंगे कैसे करना है। जूलॉजी बॉटनी को खूब एकदम पागल होकर के लिखिए, कैसे नहीं होगा, लिखते लिखते एक एक लाइन उसका आपका माइंड में सेट हो जाएगा। एनसीईआरटी का एक एक लाइन उसका रेडी कर जाइए। उसी तरह केमिस्ट्री का भी एक एक लाइन रेडी कर जाइए। फिजिक्स का भी आप करते जाइए। जितना फिजिक्स में हम बताएंगे उसका टेंशन नहीं लेना, हम एनसीईआरटी के साथ लेकर के चल देंगे। क्लियर है ना? तो आप इसको आप रेडी कर लीजिएगा। आपको हर हाल में आपको नीट और आईआईटी हो करके ही रहेगा। चलिए ठीक है, देखिएगा। तो नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं, जैसे ये आपको मैंने रिजल्टेंट के बारे में बताया, मैग्नीट्यूड क्या होता है, और डायरेक्शन के बारे में आपको मैं डिटेल से बता दिया। जैसे देखिए, मान लीजिए कि किसी भी वेक्टर का इस तरह का दिया हुआ है, आर वेक्टर दिया हुआ है 3ik प्लस 2jk प्लस k, और आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डायरेक्टली आप क्या कर देना है कि देखिए, सीधे रूट कर दीजिएगा और आई में जितना कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिएगा, के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिएगा, यही मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यानी डायरेक्टली हम लोग करेंगे। अभी ये लाइन नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 9 + 4 + 1 मतलब √14। ये रहा आंसर। तो मैग्नीट्यूड के बारे में आप लोग जान गए होइएगा। अब डायरेक्शन देखिए। डायरेक्शन यदि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब, जब भी ऐसा लिखा हुआ है कहीं, इसका मतलब ये होता है जो लास्ट में होगा उसी के साथ एंगल बनेगा, और किसके बीच में होगा,
ईस्ट और साउथ के बीच में होगा। तो मान लीजिए कि इधर ईस्ट है, ईस्ट के उल्टा वेस्ट है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो आपको ईस्ट और साउथ के बीच में होगा और एंगल किसके साथ बनेगा? साउथ के साथ बनेगा। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो ये डायरेक्शन का मतलब आप लोग समझ गए होइएगा कि कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री बनाएगा और ईस्ट और साउथ के बीच में होगा। क्लियर है? तो डायरेक्शन जब भी इस तरह का लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, इसका क्या मतलब? जो लास्ट में होता है उसी के साथ एंगल बनता है। इसका मतलब यही हुआ कि ईस्ट के साथ एंगल बन जाएगा, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो इसका मतलब कि किधर किसके साथ बनेगा? ईस्ट के साथ एंगल बनेगा और ईस्ट और नॉर्थ के बीच में होगा और ईस्ट के साथ कितना एंगल बनेगा? 37 डिग्री। क्लियर है? तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ज्यादा टाइम टेकन नहीं करना लिखने में और आराम से अपना घर पे लिखते रहिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। जैसे मान करके चलिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है? और यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए, यूनिट का मतलब होता है यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है वन। जब भी किसी वेक्टर की तरफ यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा तो जितना वेक्टर रहेगा उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, वही आपका यूनिट वेक्टर हो जाता है। जीरो वेक्टर क्या होता है? इसी को नल वेक्टर बोला जाता है और नल वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और उसके ऊपर एरो दे दीजिए, वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है ना? जीरो पर एरो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड जीरो मतलब लेंथ क्या हो जाएगा? जीरो मतलब एक पॉइंट होगा। ये पॉइंट देखिए तो पता चला है किस डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं पता चला है। क्लियर है ना? पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि किसी भी पॉइंट का यदि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो डायरेक्टली हम लोग ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में निकाल देंगे। तो 3i कैप प्लस 2j कैप और q का पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं मेंशन है तो हम लोग ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में निकाल देते हैं, ऐसा हो जाएगा। लेकिन यदि पोजीशन वेक्टर ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू q रहेगा तो विथ रेस्पेक्ट टू बोला के डायरेक्टली टेल ले लेना है। क्या ले लेना है? टेल ले लेना है। तो विथ रेस्पेक्ट टू बोला के क्या ले लीजिएगा आप लोग? टेल ले लीजिएगा। तो यहां पर विथ रेस्पेक्ट टू क्यू है ना, तो ये टेल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। तो जब भी वेक्टर आप क्यू टेल हो जाएगा और पी हो जाएगा हेड, तो ऐसा हो जाएगा ना। तो फाइनल पॉइंट ये हो गया, इनिशियल ये हो गया, तो चेंज निकालिएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल। एक बात याद रखिएगा, ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज, इसका मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज कहीं भी निकालिए तो फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस क्या कर देना है? इनिशियल कर देना है। क्लियर है ना? तो आप इस बात को याद रखिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां से पोजीशन वेक्टर ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू q, तो q हो जाएगा टेल, विथ रेस्पेक्ट टू टेल हो जाता है। क्या लिख सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कौन हो जाएगा? p और इनिशियल, तो 3 माइनस 2 i कैप प्लस 2 माइनस 8 j कैप, ये रहा। क्लियर है ना? तो किसी के रेस्पेक्ट में आप पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का निकाल सकते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में होगा उसको सीधे टेल ट्रीट कर लेना है। क्या कर लेना है बच्चा? टेल ट्रीट कर लेना है। इसको आप माइंड में रखिएगा। क्लियर है? जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपको ऐसा है आपका, जैसे ए का मान लेते हैं कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 2 3 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 2। आपको फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए।
क्या कीजिएगा, तो इसका आप निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालिएगा। तो यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू ए टेल हो जाएगा, बी हेड हो जाएगा, तो बी फाइनल हो गया। तो फाइनल में से इनिशियल को घटा देना है, तो -4 -2 आई कैप +2 -3 जे कैप, यही हो गया आपका आंसर। इसको सोल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि पोजीशन वेक्टर स्पेस में होगा उसका क्या मतलब? पोजीशन वेक्टर इन स्पेस, जब पोजीशन वेक्टर इन स्पेस होगा तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट होगा। 3, जैसे मान लेते हैं कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 3 2 1, तो पोजीशन वेक्टर कहां से लेते हैं? ऑरिजिन से लेते हैं। इसी को हम लोग आर मान लिए। तो फर्स्ट में आई कैप, सेकंड में जे कैप लगा दीजिएगा, और थर्ड में क्या लगा दीजिएगा? के कैप। क्लियर है? तो फर्स्ट में आई कैप, सेकंड में जे कैप, थर्ड में के कैप। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप रूट कर दीजिएगा, और आई का जितना कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 9 हो जाएगा। जे का कोफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? √14 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर जब 3 गो रहता है तो डायरेक्शन हम लोग ना निकाल के डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्यों नाम पड़ा? डायरेक्शन का मतलब आपको मैंने बताया था एंगल, और कोसाइन जो होगा, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म कॉस होता है, यानी एंगल जब कॉस के फॉर्म में निकालिएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और इसको शॉर्ट में डीसीएस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीसीएस। तो यहां पर देखिए कॉस थीटा एक्स, एक्स के साथ एंगल थीटा एक्स बना, और इसी को हम एल एम एन मान लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको एल माने, एक्स रहेगा तो 116 लेना है, तो 3 डिवाइडेड बाई आर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। 116 लेंगे तो एक्स बाई आर होगा, मतलब 3/√14 हो गया। एम कॉस थीटा बाई, तो बाई बाई आर कितना हो जाएगा? 2/√14। एन कॉस थीटा जेड, जेड बाई आर कितना हो जाएगा? 1/√14। यही आपका डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं डीसीएस। क्लियर है? तो जब भी एक्स बाई जेड तीनों रहेगा तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं, यानी डायरेक्शन निकालते हैं किस फॉर्म में? कॉस के फॉर्म में, इसलिए उसका नाम पड़ा है डीसीएस, डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर हो गया होगा? तो नेक्स्ट देखिए, जैसे मान करके चलिए कि ये क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट वेक्टर along a वेक्टर इज इक्वल टू 2 3 1, ऐसा लिखा हुआ है, मतलब होता है, इसका मतलब ऐसा हो गया। यूनिट वेक्टर ए के तरफ निकाला है तो ए के ऊपर कैप कर देंगे, जितना वेक्टर रहता है उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। मॉड देने पर एरो रिमूव हो जाता है, याद रखिएगा, मॉड देने पर एरो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। जैसे ही रिमूव होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए आ जाएगा ना। क्लियर है? जब भी इस तरह दिया हुआ है तो ऐसा नहीं कि ये गलत दिया हुआ है। फर्स्ट में आई कैप लगा दीजिएगा, सेकंड में जे कैप, और थर्ड में के कैप, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 4 + 9, आई वाला का स्क्वायर, जे वाला का स्क्वायर प्लस के वाला का स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। सोल्व कर लीजिए, यानी हो जाएगा कितना? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3k कैप, b
बी का वैल्यू दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, सी का वैल्यू दिया हुआ है 2 आई कैप। आपसे डिमांड कर रहा है क्या, फाइंड यूनिट वेक्टर along ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तब क्या कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय इसी के मॉडुलस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। तो चलिए कैसे निकालिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहले क्या कीजिएगा कि ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2i या प्लस आई, देखिए शॉर्ट में कैसे बनेगा, 3i और 3 में से 2 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो i हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। जे वाला देखिए, इसमें जे तो है नहीं, इसमें एक जे है, इसमें जे तो है ही नहीं, घटेगा कुछ है नहीं, तो जे कैप हो जाएगा केवल। के वाला देखिए 3 के कैप इसमें जोड़ना है, तो 3 के कैप फिट रह जाएगा, उसमें तो है ही नहीं, तो प्लस हो जाएगा 3 के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, इसका 1 का स्क्वायर 1 1 2 और 9 9 और 2 क्या हो जाएगा, 11, आंसर हो गया। क्लियर है। तो जितना आप फास्ट बना सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इस तरह का, तो क्या कीजिएगा, जैसे मान करके चलिए कि आपको दे दिया है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। आपसे डिमांड कर रहा है फाइंड ए मॉडुलस ऑफ ए एंड डायरेक्शन कोसाइंस DCS। तो क्या कीजिएगा, चलिए देखिए इधर, सबसे पहले क्या करना है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। आप मॉड देने पर एरो हट जाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, रूट अंडर डायरेक्ट 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। याद रखिएगा बीच में कभी माइनस नहीं होगा, हमेशा प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 16 और 4 20 और 9 रूट अंडर 29, आंसर हो गया। DCS निकालना है, तो एल क्या था, cos थीटा x, तो cos थीटा x था x बाई r, यही था ना, तो x के जगह 2 और r हो जाएगा रूट अंडर 29। m कितना हो जाएगा, cos थीटा बाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 29। n कितना हो जाएगा, cos थीटा z बाई r, जेड कितना है 4 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 29। ये रहा आपका DCS, आंसर हो गया। क्लियर है। तो जितना फास्ट आप क्वेश्चन बना सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है यहां तक। और नेक्स्ट देखिए, जल्दी आप लोग बनाइएगा, जब भी आपको क्वेश्चन हम देंगे तो तुरंत माइंड में लाइए कैसे ये बनेगा। जैसे देखिए मान करके चलिए कि P का वैल्यू दे दिया है 2i कैप माइनस j कैप, Q का वैल्यू दे दिया है 2i कैप प्लस 3k कैप और R का वैल्यू दे दिया है 4j कैप। आपसे डिमांड कर रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर along P प्लस 2Q माइनस R कितना हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 2 से गुना कर देना है Q में, तो 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4, और इसमें जोड़ना है तो 4 और 2 6, और इसको घटाना है तो I तो इसमें है ही नहीं, तो 6 हो जाएगा ना, 6i कैप। अब यहां पर देखिए जे वाला को देखिए, इसमें तो जे है ही नहीं, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस जे,
और इसको घटाना है तो -j-4j कितना आ जाएगा, -5j। क्लियर है। अब इसको क्या कीजिए कि 2 से गुना करना है तो 6 हो जाएगा, और इसमें तो k है ही नहीं, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6k कैप। इसमें तो k है ही नहीं, तो 6k कैप यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं बोलिए, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 36। आंसर हो गया, इसको सोल्व कर दीजिएगा तो आएगा आंसर। क्लियर है। तो कोशिश करना है कि डायरेक्ट बना देना है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड लेमडा फॉर द यूनिट वेक्टर 5i कैप प्लस लेमडा j कैप प्लस 0. इसको 5 नहीं रखिए, इसको छीन दीजिए, 0.2i कैप प्लस लेमडा j कैप प्लस 0.4 k कैप। ये यूनिट वेक्टर है, तो कहता है कि लेमडा का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी यूनिट वेक्टर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सब इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बता रहे हैं, एकदम रेडी कर जाना है इसको। जैसे इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, यूनिट वेक्टर रहता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है ना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, इसलिए तो यूनिट वेक्टर नाम पड़ा है। तो इसका मैग्नीट्यूड सबसे पहले निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए i का स्क्वायर, j का स्क्वायर प्लस k वाला का स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ये 0.04, ये कितना -0.16, ये घटा दीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पर अंडर रूट कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये दोनों को जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ना है 6 4 10 0, कैरी को डायरेक्ट यहाँ जोड़ दीजिएगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो 1 और 1 2 है, यहाँ तो है ही नहीं, और इसके आगे क्या है डेसिमल, ऐसा हो जाएगा कि नहीं बोलिए। अब इसको लिखिएगा 0.8 लिखिएगा कि नहीं बोलिए, ये रहा आपका आंसर। ठीक है यहाँ तक। तो इस टाइप का पहले नीट में भी आ चुका है क्वेश्चन, और जितना आपको क्वेश्चन दिए हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये टोटल को आप माइंड में रखिएगा। क्लियर है। चलिए देखिएगा, नीट का आपको क्वेश्चन जो है ये आपको 1999 में आया हुआ एक क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, क्वेश्चन लिखने में आपको टाइम क्यों। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, जस्ट अभी इस टाइप का मैंने बनाया था, ये आपसे बन जाएगा कि नहीं, तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बैंक का है आपका 1999 में आया हुआ है, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा ना। तो देखिए कोशिश कीजिए डायरेक्ट बनाने का। तो रूट दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे 0.64, यहाँ पे c स्क्वायर, और रूट जो था स्क्वायर किए दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। c का वैल्यू यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस ये दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 और 4 9, और 6 और 2 8, ऐसा हो जाएगा। मतलब माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। ठीक है बच्चों, बताइए। तो जितना इस तरह का होगा सारा क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर जाइएगा। एक रिजल्टेंट से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पेज नंबर जो है 18 का क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा आप लोग।
क्लियर है? तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन हो सब सोल्व कर जाइएगा, और जेईई मेंस का भी क्वेश्चन बैंक उलट करके आप देख लीजिएगा, और आगे हम लोग जेईई मेंस वाला भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज फर्स्ट डे था इसलिए आपको इतना ही रहने दे रहा हूँ, और नेक्स्ट डे से आपको और ज्यादा बताया जाएगा। चलिए, तो आप बस मेरे साथ आप लगे रहिए, कैसे नहीं होगा नीट और आईआईटी। तो जितना मैं बोलूंगा उससे एक लाइन इधर उधर नहीं पढ़ना है, खूब जम करके मेहनत कीजिए, और नीट और आईआईटी जेईई मेंस का क्वेश्चन बैंक को एकदम एक का क्वेश्चन को एकदम रेडी कर जाना है। क्वेश्चन आसमान से थोड़े ना बरसाएगा, और उसी पैटर्न पर रहेगा। और क्वेश्चन बैंक नीट और जेईई मेंस का और मेरा थ्योरी का क्वेश्चन, ये आप कमांड रखिए क्रैश कोर्स में, बाकी कुछ मत पढ़िए, देखिए क्यों कैसे रिजल्ट नहीं होता है। एक बार मेरे बात पर विश्वास कीजिए और जम करके लगिए कैसे रिजल्ट नहीं होता है। तो नीट का क्वेश्चन बैंक और जेईई मेंस का क्वेश्चन बैंक, और एडवांस के लिए हम इरोडोप और आईआईटी का जो एडवांस में पहले क्वेश्चन आया है उसको आपको मैं करवाऊंगा। तो जेईई मेंस पहले दे लीजिए, उसके बाद फिर कुछ टाइम बचता है एडवांस के लिए, उस बीच में आपको मैं इरोडोप का क्वेश्चन मैक्सिमम आपको सोल्व करा दूंगा, और क्वेश्चन बैंक आईआईटी का एडवांस के लिए। तो एडवांस के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जेईई मेंस और नीट का लेवल लगभग सेम होता है। जेईई मेंस थोड़ा नीट से हार्ड होता है, हल्का हार्ड होता है, तो नीट वालों को थोड़ा सा उतना टफ बनाना भी चाहिए ताकि उसको जो है आसानी से नीट क्रैक कर जाए, और बहुत अच्छा रैंक लाना है। कोशिश करना है 100 के अंदर रैंक लाना। कोशिश आप लोग कीजिएगा नीट वाले, केमिस्ट्री और जूलॉजी बॉटनी को एकदम पकड़ में रखिए, और फिजिक्स हम कर देंगे। और केमिस्ट्री का कोई पार्ट आपको यदि वीक लगता है तो कमेंट कीजिएगा, वो आपको मैं डिटेल से पढ़ा दूंगा। इंजीनियरिंग वाला का मैथ यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा, मैं उसको कर दूंगा, मैथ या केमिस्ट्री। और ऐसे आप जहां पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, और कैसे नहीं होगा जरूर होगा। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज का इतना ही। आप लोग जी जान लगा दीजिए, एकदम पानी में आग लगा देना है। कहने का मतलब इतना मेहनत कीजिए ना कि आप जो है हर हाल में नीट और आईआईटी को आप निकाल करके ही दम लेना है, और जिद्दी मूड होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट को। एक बार एकदम जिद में ठान लीजिए, कैसे नहीं निकलेगा। क्लियर है? तो आज हम लोग इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलते हैं। जय हिंद।